जब वोट चोरी करते हैं मुल्क तबाह हो जाता है। आज़ादी बड़ी कुर्बानियों से हासिल की है। live in the city of Mumbai in India. कुलभूषण यादव के खिलाफ जितनी कार्रवाई हुई वो हुई और तमाम आइन और कानून के ज़ाब्तों को पूरा किया गया है, बल्कि कानूनी और आइनी जो उनके पास अभी भी अपील का पाकिस्तानी कोर्ट्स के अंदर है वो भी उनको दिया जा रहा है। जो आया था जंदाल वो अपने मकसद में कामयाब हुए। सज्जन जंदाल का मेन मकसद यही था कि कुलभूषण के खिलाफ वकील बड़ा ना पेश हो, केस ना लड़ा जाए। जो ICJ के अंदर ये कोर्ट केस इस वक्त बहस हो रहा है, इसमें पाकिस्तान अपना बहुत ही रिगरसली ये केस लड़ेगा। हमारी नज़र में कोई वाज़ेह तैयारी जो इतने बड़े इशू के लिए ज़रूरी थी इस हुकूमत ने नहीं की। कुलभूषण यादव का फैसला बैनुल-अक़वामी अदालत हेग में नहीं, मरी की पहाड़ियों की बुलंदियों पे होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की फांसी के हवाले से हुक्म इम्तनाई जो जारी किया गया आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से, उस पर हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना है। इस केस में क्या कुछ हुआ, हुकूमत की क्या इसमें जो तैयारी के हवाले से बात की जाती है वो किस हद तक दुरुस्त थी या नहीं थी, इस पे सवालात उठाए जा रहे हैं और सारी अपोजिशन हुकूमत पर कड़ी तनकीद कर रही है। इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब, सिराजुल हक साहब, शाह महमूद कुरैशी, सभी ये बात कहते हैं कि हुकूमत ने सही अंदाज से कुलभूषण यादव का केस उसके लिए तैयारी नहीं की, जिसकी वजह से अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। जबकि कुछ सियासी रहनुमा तो इससे आगे बढ़ के बात कर रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं कि सज्जन जंदाल पाकिस्तान आए ही इसीलिए थे और मरी की पहाड़ियों पर इस बात का फैसला हुआ कि भारत की हुकूमत को इस हवाले से रिलैक्स किया जाएगा ताकि कुलभूषण यादव जो है उनकी हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां सपोर्ट मिल सके भारत को। ये वो सियासी बयानबाजियां हैं जो इस हुक्म इम्तनाई के फौरन बाद से शुरू हो गई हैं और हुकूमत की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि इस केस को सही अंदाज से परसू किया गया और अभी तक मुकम्मल फैसला नहीं आया। ये स्टे ऑर्डर है और इस अदालत के जो दायरा कार है उस पर भी अभी बातचीत होना बाकी है, लेकिन अपोजिशन इस बात को मानने को तैयार नजर नहीं आती। आज के प्रोग्राम में इसी सूरत का जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि क्या हुकूमत ने जो अपनी जिम्मेदारी सही अदा की या नहीं की। और जो आर्मी चीफ की कल बड़ी एक अहम स्पीच भी सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि सारे काम फौज के ऊपर ही डाले जा रहे हैं, जब तक बाकी इदारे सही अंदाज में काम नहीं करते मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बड़ी अहम उनकी ये तकरीर थी जिसमें उन्होंने गवर्नेंस की बात भी की, उसके साथ साथ जो फौज के ऊपर तनकीद की जाती है उसको भी हवाला उन्होंने दिया कि फौज की कुर्बानियों का जिक्र नहीं किया जाता लेकिन फौज पर तनकीद शुरू कर दी जाती है। इसका भी जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। में हमारे साथ मौजूद होंगे मारूफ दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा दिफाई तजियाकार हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद होंगी और रीमा उमर इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट मारूफ कानूनदान हमारे साथ मौजूद होंगी इस्तांबुल से, तुर्की से। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आलमी अदालत इंसाफ का ये फैसला है इसके क्या क्या मुज़म्मरात हो सकते हैं और जो पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने सही तौर पे इस केस की तैयारी नहीं की, क्या वाकई कहीं कानूनी तौर पे कोई कमजोरी पाई जाती है। ब्रिगेडियर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सख्त हुकूमत के ऊपर तनकीद की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत ने सही अंदाज से इस केस को प्ली नहीं किया, जल्दी में किया। वकील के हवाले से भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान सही अंदाज से केस को परसू करता तो शायद ये स्टे ऑर्डर ना आता। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? सरताज अजीज साहब ने खुद एडमिट कर लिया है कि हमें 3-4 दिन मिले, हम तैयारी नहीं कर सके, हम जाके ICJ में चले गए और हमें खिफत उठानी पड़ी। ये खिफत तो उन्होंने नहीं कहा। बात यह कि आपको किसने कहा कि आप भागते हुए जाएं, आप अपने एडहॉक जज डिक्लेयर वहाँ पर अपॉइंट ना कर सकें और आप एक ICJ को एक लेटर ना लिख सकें जी कि वी हैव गॉट वेरी शॉर्ट टाइम, वी नीड मोर टाइम, वी हैव टू अपॉइंट एडहॉक जज। हमने वहाँ पर अपनी टीम, इंटरनेशनल टीम को सिलेक्ट करना है, हमने तैयार करना है एंड वी ऑल्सो ऑब्जेक्ट जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कोर्ट। अगर हम ये पहले करके 20-15 दिन ले लेते तो हम इसको आराम से डेलिब्रेट करते, इस मामले को पार्लियामेंट में ले जाते, जॉइंट सेशन में ले जाते सेनेट के साथ और वहाँ एक अवाम का मुत्तफिका फैसला लेते जो आपके पीछे होता जब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते।
ये बात, उसके बाद आपने खुद कंट्रोवर्सी क्लियर कर ली जब आप नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उसके बाद डॉन लेक्स की बात, पनामा में आप करप्शन में इन्वॉल्व हुए हैं, पहले प्रॉब्लम चल रही है। इन अवामिल के अंदर आप जब सजन जदाल को बुलाते हैं वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन एक और उलझ जाते हैं। इसका मतलब है कि आपको किसी नेशनल सिक्योरिटी इशू की परवाह नहीं है, आप सिविलियन डिक्टेटर हैं, आप यहाँ पर एनार्की में चल रहे हैं और आप अमीर उमर बने हुए हैं, आपको किसी की परवाह नहीं है। जब ये चीज़ों को आप देखते हैं, फिर उसके बाद जाके आपने मुझे ये बताइए कि वहाँ जाके आपने जो है वो 90 मिनट आपको मिलते हैं, आप 50 मिनट केस का ख़त्म कर देते हैं। आपने ये किसने कहा, सबसे पहले ये मालूम करें कि किसने आईसीजे में कहा कि 17 अगस्त तक हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। आपने ये डेट क्यों दी, आपको किसने कहा, हु इज रिस्पॉन्सिबल, किसने प्रॉम्प्ट किया, किसकी लैंग्वेज बोली। और ये जब सारी चीज़ों को आप 2+2 करते हैं, फिर पता चलता है कि हुकूमत कौमी मफादात के अंदर क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, क्या कमज़ोरियाँ हैं। और आपके सरताज अजीज़ साहब को आज रिज़ाइन करना चाहिए अगर वो ये कहते हैं कि 3-4 दिन हमें मिले थे। आपको किसने कहा, आप कहें हमारे पास टाइम हमें और चाहिए, वी जस्ट नीड मोर टाइम। हु वॉज फोर्सिंग यू टू गो हरिडली एंड गेट द फेवर इन टर्म्स ऑफ इंडिया। ठीक, डॉक्टर मरी सुल्तान साहब, जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं कि सरताज अजीज साहब ने भी इस बात को तस्लीम किया कि हमें टाइम कम मिला, तो क्या आप समझती हैं कि सफारती सतह पे कुलभूषण यादव के जो केस है उसको सही तरीके से हमने जो है ट्रीट नहीं किया, सही तरीके से हम सफारती सतह पे उसको उजागर नहीं कर पाए, पूरी दुनिया को बता भी नहीं पाए कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहा था या उसका क्या किरदार था, और जो भारत का किरदार है पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का, इसको अब सफारती सतह पे दुनिया को बताने में नाकाम रहे हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अभी तक आपने इसके ऊपर अपना सफारती ऑफेंसिव इस पर लॉन्च नहीं किया, ना ही आपने अभी तक आप दुनिया के सामने वो तमाम तर बातें उजागर कर सके हैं जो कुलभूषण जो है पाकिस्तान में करता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो इस वक्त बैनुल अक़वामी कोर्ट का फैसला है उसको भी बहुत ज़रूरी है कि आप उसी तनासब में देखें कि जिस तनासब में ये फैसला आया है। पहली बात तो ये कि ये एक अबूरी फैसला है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के मुताबिक है, जिसमें वो ये देख रहे हैं कि क्या कोर्ट के पास ये दायरा कार है, और दायरा कार वो इस बात से नहीं देख रहे कि वो कुलभूषण यादव का केस चला रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से जो केस लिया गया, यानी कि जो केस वहाँ उन्होंने दायर किया उसमें उन्होंने 3 चीज़ें कही। एक चीज़ उन्होंने ये कही कि कुलभूषण यादव जो है एक हिंदुस्तानी शहरी है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि उसकी जान को ख़तरा है क्योंकि उसको यहाँ सजाए मौत हो चुकी है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि क्या कोर्ट का ये दायरा कार बनता है या नहीं। ये जो बैनुल अक़वामी अदालत है इसके 2 तरह के दायरा कार हैं। एक दायरा कार तो ये है जिसमें ये बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देती है और उस ओपिनियन के मुताबिक जो है मुख्तलिफ ममालिक को इसके ऊपर बात करती है। तो इस वक्त एक चीज़ ये है। दूसरी तरफ ये कि अगर कोई 2 तरफा माहिदा है किसी मुल्क का आपस में, या कोई बैनुल अक़वामी माहिदा है, उस माहिदे की तरफ से उसकी शिकों की वजाहत के लिए जब स्टेट टू स्टेट कोई रिलेशनशिप होता है उसके ऊपर ICJ की जो ओपिनियन आती है, यानी कि जो अदालती फैसला आता है वो आपके ऊपर लाजिम होता है। ये जो फैसला इस वक्त है या ये जो केस लड़ा जा रहा है, ये एक ओपिनियन इस वक्त एक ओपिनियन कोर्ट के लिहाज से ये फैसला जो है एक लिहाज से देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये कन्वेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं। और अगर आप वियना कन्वेंशन की बात भी करते हैं तो उस वियना कन्वेंशन में आर्टिकल 1 में जहाँ तक शहरी होने के नाते तो उनकी काउंसलर रसाई की बात की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान में केस उनके ऊपर इस वजह से तो नहीं दिया गया या लड़ा गया कि जी उनको काउंसलर एक्सेस है या नहीं। इसी वियना कन्वेंशन में ये कहा है कि अगर हीनियस क्राइम्स यानी कि कोई संगीन जुर्म का वो मुर्तकिब होते हैं तो उसके पास ये एक्सेप्शन नहीं है। आपके मुल्क में तो कुलभूषण यादव दहशतगर्दी करता रहा है, आपके मुल्क में वो जो है ना सिर्फ सबवर्शन लेकिन उसके साथ साथ जासूसी के साथ साथ उससे भी 2 स्टेप्स आगे। तो जाहिर है आपको ये तमाम तर शवाहिद जो है एक तरफ जहाँ बैनुल अक़वामी तौर पे देने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो अदालती फैसला आपके पास मौजूद है उस अदालती फैसले में ये बैनुल अक़वामी कोर्ट उस तरह रखना नहीं डाल सकती। हाँ, ये एक ओपिनियन कोर्ट है, इसकी कन्वेंशन की इंटरप्रिटेशन से आप ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन
लेकिन जब तक आपके अपनी अदालत इस ओपिनियन को बराए कार नहीं लेके आती या उसको नहीं देखती, मेरे नहीं ख्याल से कि आपकी जो फैसला है, कौमी फैसला, उसके अंदर कोई तब्दीली आ सकती है जो आपका अपना अदालती सिस्टम है। अब आपका अपना अदालती सिस्टम कहाँ तक जाता है और किस जगह यूरोपियन कोर्ट को लेके आएगा? डॉक्टर साहब, क्या हम समझते हैं फिर इसको ये कोई एडवाइजरी फैसला होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, या इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी कहा जा सकता है? देखें इम्प्लीमेंटेशन यूजुअली जब कोई दो तरफा माहिदा होता है उसके तहत जो है, जो बायलैटरल आपके पास काउंसलर एग्रीमेंट है उसके तहत अगर ये देखते तो तब ये आता है। इसमें कोर्ट जो है एक्सेप्शन ले रही है, जिसमें वो कह रही है कि उसके बावजूद हमारा दायरा कार मौजूद है, लेकिन जो कन्वेंशन के ऊपर इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं वो इंटरनेशनल वियना कन्वेंशन है, और जो जजमेंट आई है कोर्ट की जज की तरफ से वो अभी तक ओपिनियन है और अभी सिर्फ उसकी पहली समाअत हुई है। जाहिर है आप वहाँ केस लड़ेंगे और आप ये देखेंगे कि ये इसकी ओपिनियन की जो वैल्यू है वो आपकी जुडिशल सिस्टम में क्या होगी, लेकिन इस वक्त तक ये वाजे नहीं है, क्योंकि जब तक कि कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पूरी नहीं करती आप देखेंगे। लेकिन इस वक्त ये ओपिनियन जो है, आपको इसका ओपिनियन रोल नज़र आ रहा है बनिस्बत इसके कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ अ ट्रीटी है। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, अगर हम बात करें कौंसलर की रिसाई के हवाले से, तो क्या आप समझते हैं कि हमें कौंसलर की रिसाई देनी चाहिए थी यादेव को? देखें, बेसिकली बात है कौंसलर रिसाई उसके लिए होती है जो जंगी कैदी होता है, या सिविलियन होता है, या इस तरह इन्वर्टेड क्रॉसिंग कर लेता है, या कोई और इस तरह के मैटर्स होते हैं। इसको हमें बड़ा क्लियर करना चाहिए कि ये एक दहशतगर्द है, सर्विंग नेवल कमांडर है, उसके बाद फेक पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल करा था मुस्लिम नाम के साथ लेके, अपना पासपोर्ट भी उसके पास था। पाकिस्तान में कितना बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया जिन्होंने इसके खिलाफ एविडेंस दी है। इसके हाथ जो हैं वो पाकिस्तान के फौजी, पाकिस्तान के औरतें, बच्चे, बड़े बूढ़े, उनके खून से रंगे हुए हैं। फिर ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान को सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था। जब ये इतना बड़ा क्राइम है जो दुनिया में दहशतगर्द को करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि इन चीज़ों को देखते हुए इसको कौंसलर से कैसे दिया जा सकता है? वहाँ ये 100 बातें जाके बता देता। अब ये मौका है कि आपका सुप्रीम कोर्ट पे जब केस जाता है वो ये ड्यू कोर्स चलेगा, ड्यू डिलिजेंस चलती रहेगी। उसके साथ इसको जो वहाँ उन्होंने कहा प्लॉजिबल एक्सेस देना चाहिए, वो आप उसको अच्छा वकील हायर करके दें, सारी एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, वहाँ पर ये केस सुना जाएगा। इसको हमें चलते रहना चाहिए, अपनी पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए, और तीसरा ये कि हमें इंटरनेशनल अपनी लॉयर की टीम को पकड़ के उनसे एडवाइस लेनी चाहिए, इसकी इम्प्लीकेशन देखनी चाहिए, क्योंकि इनके पास एग्जेक्टिव पावर्स कोई नहीं होती हैं। ये पाकिस्तान के कानून को ये ओवरराइड नहीं कर सकते। ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि अगर ये कोर्ट का फैसला अबूरी है तो अभी से इतना शोर क्यों मचा हुआ है, अपोजिशन क्यों इतना शोर कर रही है, इस पर भी बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।